फाइन स्टूडेंट, तो क्लास नंबर 35 इंडियन पॉलिटी, और इस क्लास में हम लोग आर्टिकल 21A और आर्टिकल 22 पे फोकस करने जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स का। समझ गए ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 21A। चलो थोड़ा लेमन समझते हैं, लेमन टर्म्स में समझते हैं हम। ये जो आज के दिन में जो देखते हो आर्टिकल 21A क्लॉज ए, ये कभी डीपीएसपी का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? डीपीएसपी का। तो डीपीएसपी क्या है वो तो जानते हो कि जस्टिसिएबल नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। बट फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल भी है और इन्फोर्सेबल भी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। करेक्ट? तो ये जो आर्टिकल 21A देख रहे हो, शुरुआत के संविधान में नहीं था। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2002 में, समय भी पता होना चाहिए, 2002 में संवैधानिक संशोधन करके डीपीएसपी से इसको रखा गया, डीपीएसपी से निकाल करके इसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। इतना ही नहीं विद्यार्थी लोग समझो, तो यानी कि जिस आर्टिकल से लिया गया होगा डीपीएसपी का, तो वो वैक्यूम हो गया, फिर वहाँ पे भी दूसरा चीज़ फिलअप किया गया। यानी कि जो वैक्यूम हुआ है जिस डीपीएसपी से निकाल के फंडामेंटल राइट्स में डाला, जो डीपीएसपी वैक्यूम हुआ वहाँ पे फिर दूसरा डीपीएसपी लगा दिया गया। और इतना ही नहीं, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक फंडामेंटल ड्यूटी को भी जन्म दिया है, एक फंडामेंटल ड्यूटी भी नया ऐड किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इतना खूबसूरत संवैधानिक संशोधन है जहाँ पे 3 चीज़ हुआ है। कितना चीज़ हुआ है? 3 चीज़ हुआ है। एक नया फंडामेंटल राइट्स आया जो कि डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट्स बनाया गया, जो डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट्स बनाया गया, जो डीपीएसपी वहाँ छूटा, जो वहाँ से निकला, वहाँ पे दूसरा डीपीएसपी जोड़ा गया और एक फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अपने आप में बहुत अनोखा है, जो तीनों एरिया को टच किया है, फंडामेंटल राइट्स को भी, डीपीएसपी को भी और फंडामेंटल ड्यूटी को भी। आया बच्चे लोग समझ में? अब इसमें क्या है देखो, खास बहुत बैलेंस है। मैं तो कहता हूँ कि आर्ट है ये। आर्ट इसलिए क्योंकि जो डीपीएसपी में जो वैक्यूम हुआ और जो डीपीएसपी में जो डाला गया, वो तुमको दिखेगा कि एकदम कंटिन्यूटी वाला चीज़ है वो, जो उसके बदले में, समझ रहे हो ना? खैर अभी थोड़ी देर में और अच्छे समझोगे, यहाँ पे समझो, पहले आराम से करते। देखो आर्टिकल 21A डिक्लेयर करता है कि स्टेट का जिम्मेदारी है, स्टेट सेल यानी कंपल्सन है, स्टेट का जिम्मेदारी है कि वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन सभी बच्चे लोग को दे। और यदि बच्चा का एज 6 से लेके 14 साल का है तो अच्छा 6 से लेके 14 साल, यदि अलग अलग स्टेट का देखोगे, जो 14 साल तक बच्चे वाले जो होते हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन से गुजर रहे होते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब क्लास 8 तक, बात समझे ना? तो यदि लूजली मैं कहूँ तो सभी राज्य का ये अधिकार है, ये सभी राज्य के ऊपर ये कंपल्सन है, मॉरल ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे लोग को 6 साल से लेकर 14 साल वाले बच्चे लोग को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करे। और देखो ना ये फलस्वरूप देखो, सरकारी स्कूल है कि नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल मतलब गवर्नमेंट का है वो, बात समझे ना? हाँ, मैनर स्टेट डिसाइड कर सकता है किस मैनर में दिया जाए, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैसे दिया जाए, वो खुद डिसाइड करेगा। हाँ, इसलिए बच्चे लोग हम कह सकते हैं कि द प्रोविजन मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन, हाँ केवल एलिमेंट्री एजुकेशन, और मोस्ट ऑफ द स्टेट से एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 8 तक है। मगर ये ऐसा नहीं कि एलिमेंट्री एजुकेशन इज इक्वल टू क्लास 8, ऐसा नहीं है। मगर जो 14 साल का जो उम्र देखोगे, ठीक है, देखो बच्चे लोग इधर देखो, नहीं समझ में आया, इधर देखो, प्राइमरी स्कूल क्लास 5 तक और अपर प्राइमरी स्कूल वो क्लास 8 तक होता है। तो ये जो 6 साल से लेकर 14 साल का जो बात कर रहे हैं, इसमें प्राइमरी स्कूल आएगा और अपर प्राइमरी स्कूल, और ये दोनों को ही कंबाइन कर दोगे तो एलिमेंट्री एजुकेशन ही है। तो अधिकतर राज्य में ये क्लास 8 तक मैच कर जाता है। इसलिए हम यदि लूजली हम कह दें कि क्लास 8 तक देना चाहिए तो समझ जाओ बात को, कि इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन देने का जो बात है वो फंडामेंटल राइट है। हाँ, हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए नहीं, 8 के ऊपर नहीं, हायर मतलब क्लास 11 और 12 का नहीं, और ना ही तुम्हारा बीटेक और ना ही तुम्हारा ये ग्रेजुएशन का, उसका स्टेट का जिम्मेदारी नहीं बनता है। तो स्टेट का जिम्मेदारी बनता है कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन दे वो, कम से कम बेसिक एजुकेशन दे वो 6 साल से लेके 14 साल के बच्चे लोग को। हाँ, इसी के लिए लाया गया ये। और पहले ये देखो, ये जो चीज़ है पहले डीपीएसपी का हिस्सा हुआ करता, सेम चीज़ पहले डीपीएसपी का हिस्सा हुआ करता, डीपीएसपी से उठा के फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया इसको। हाँ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 2002 में, समझे ना? मगर हम जानते हैं खाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने से नहीं होगा बच्चे लोग, उसके लिए लॉ भी होना चाहिए। तो लॉ लाया जाएगा 2009 में,
यानी कि अमेंडमेंट हो गया 2002 में, मगर लॉ लाया गया कब? 2009 में। दैट इज अ राइट टू एजुकेशन। समझ गए? देखो बच्चे लोग, दिस इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है 86, एक तो खास बात ये अमेंडमेंट का ये कि केवल इसने केवल आर्टिकल 21A को ही जन्म नहीं दिया, केवल एक नया फंडामेंटल राइट्स को ही जन्म नहीं दिया, इनफैक्ट इसने एक बहुत डीप इम्पैक्ट तीनों जगह छोड़ा है, फंडामेंटल राइट्स में भी, डीपीएसपी में भी और फंडामेंटल ड्यूटी में भी। देखो यहाँ पे, इसलिए जो अमेंडमेंट है ये मेजर माइलस्टोन है हमारे कंट्री के लिए। क्यों? आफ्टर ऑल यहीं से वो जो हम चाहते हैं कि एजुकेशन टू ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, वो अचीव हो पाएगा। तो इसलिए एक माइलस्टोन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है भारत के लिए, क्योंकि देश में पढ़ाई लिखाई होगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा, तभी डेमोग्राफिक डिविडेंड रियलाइज होगा। जो बात है यहाँ पे देखो, तो बिल्कुल जो बोले हैं वही सब चीज़ है। देखो बच्चे लोग यहाँ पे, पहले ये आर्टिकल 45 पार्ट 4 का हिस्सा हुआ करता था। पार्ट 4 समझ रहे हो ना बात को? पार्ट 1 में क्या दिया गया है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सही बात है ना? पार्ट 2 में क्या दिया गया है? सिटीजनशिप। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी। हाँ, तो देखो पहले ये आर्टिकल 45 का हिस्सा हुआ करता था, मैं 45 से क्या किए, इसको वहाँ से आर्टिकल 21A में शिफ्ट कर दिए। तो इसका मतलब 45 वैकेंट हो गया और 45 में दूसरा भर दिए, 45 में दूसरा लेके आ गए। तो अभी थोड़ी देर में समझते हैं। द गवर्नमेंट डिस्क्राइब दिस स्टेप एज द डाउन ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ सिटीजन राइट्स, यानी कि ये सेकेंड रेवोल्यूशन है एक तरह से। फंडामेंटल राइट्स देना अपने आप में फर्स्ट रेवोल्यूशन है, सेकेंड रेवोल्यूशन है ये कि बिल्कुल हर नागरिक को ही पढ़ने का अधिकार है। तो अपने आप में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है कि अपने आप में बहुत बड़ा क्रांति है कि जहाँ पे स्टेट स्वयं ये निर्णय लेता है कि हम सबको एजुकेशन देंगे, 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे लोग को, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, धर्म उर्म कम्युनिटी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। इवन बिफोर, इसका मतलब ये नया चीज़ नहीं है। अरे भाई ये चीज़ तुम्हारा दिया गया था आर्टिकल 45 पार्ट में, वही लिखा कि इवन बिफोर दिस अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ए प्रोविजन, ये प्रोविजन पहले से ही था फ्री और कंपलसरी एजुकेशन वाला, बट ये कहाँ पे था? डीपीएसपी के अंदर था। और हम जानते हैं कि डीपीएसपी का लिमिटेशन क्या है। तो पहले तो डीपीएसपी देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जब स्टेट पॉलिसी बनाए अपना, तो स्टेट पॉलिसी का मतलब, स्टेट का मतलब क्या? लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव, ये जब कोई काम करे तो ध्यान में देते हुए, डीपीएसपी को ध्यान में देते हुए। हाँ, यदि उसको वायलेट भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो क्या है तुम्हारा, जस्टिसेबल नहीं है, मगर स्टेट जरूर ध्यान रखे उस चीज़ का। तो पहले कहीं ना कहीं हमारे संविधान में ये प्रेजेंट रहा है आर्टिकल 45 पार्ट 4 में। हाउएवर, चूंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल रहा था तो इसलिए वो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, तो नहीं है तो क्या कर सकता है जुडिशरी भी। बट नाउ थिंग इज चेंज ना, अब क्या है कि वो फंडामेंटल राइट्स बन गया। अब कोई बच्चा को यदि स्टेट नहीं पढ़ा रहा है, कोई 5 साल का बच्चा, कोई मान लो कि 7 साल का बच्चा है, कोई 8 साल का बच्चा, और स्टेट उसको एजुकेशन नहीं दे रहा है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना। क्यों जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट है, इनफोर्सेबल और जस्टिसिएबल है। वही बोला कि नाउ देयर इज स्कोप फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन इन दिस रिगार्ड। अब जुडिशियल आएगा, जुडिशियल रिव्यू करते हुए कि क्यों ने बच्चा लोग को पढ़ाया आप, ये तो फंडामेंटल राइट्स है, उसको पढ़ने का पूरा अधिकार है। देखो कैसे स्कोप चेंज हो गया, समझे? तो अब देखो इतना ही नहीं, आर्टिकल 45 से लेके आए ना, तो आर्टिकल 45 में नया चीज़ क्या जोड़ा गया? हाँ देखो ये मज़ेदार चीज़ है ना। तो आर्टिकल 45 तो उठा कर ले आए, आर्टिकल 21A बना दिए, जो वहाँ पे नया आर्टिकल, जो नया चीज़ वो जुड़ा है, देखो खास है वो, दिस अमेंडमेंट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 इन डीपीएसपी। डीपीएसपी में जो पहले आर्टिकल 45 प्रेजेंट था उसका सब्जेक्ट चेंज हो गया। अब क्या है सब्जेक्ट? कि स्टेट शैल इंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। देखो कंप्लीट हो गया कि जो 0 से लेके जो उम्र हुआ बच्चा लोग का, और तब से लेके 6 साल तक के लिए, उसके लिए भी स्टेट क्या करे? अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करे। देखो मिड डे मील्स होता है कि नहीं होता, बच्चा लोग का आंगनबाड़ी होता है कि नहीं होता, तो कंप्लीट हुआ ना। यानी कि अभी का डीपीएसपी आर्टिकल 45 और अभी का तुम्हारा आर्टिकल 21A, दोनों को एक साथ करके देखो तो यानी कि 0 से लेकर 14 साल कवर हो गया। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, क्या आर्ट है ये कि 6 साल से लेके 14 साल तो आप कवर कर दिए इसमें, मैं जो बच्चा कितना 0 से लेके 6 साल वो आपने डीपीएसपी में कवर कर दिया, नया आर्टिकल और नया कंटेंट्स ला के। तो एक कंटिन्यूएशन में तुमको दिखेगा। बात समझ पा रहे हो ना बच्चे लोग? तो यही वही देखो। तो अब क्या हो गया? स्टेट शैल इंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन।
हाँ 14 साल के बच्चे लोग होगा, बट ओरिजिनली ये कहाँ प्रेजेंट था, डीपीएसपी में। अब जो प्रेजेंट था आर्टिकल 45 में जो प्रेजेंट था वो अब प्रेजेंट नहीं होगा, नया कंटेंट्स होगा। नया कंटेंट्स में 0 से लेकर 6 साल अर्ली चाइल्डहुड केयर स्टेट को देना चाहिए। हाँ स्टेट मुकर सकता है इस बात पे, क्योंकि अभी आफ्टर ऑल वो डीपीएसपी है, मगर तुम विजन समझो ना, इंटेंशन समझो ना। जैसे स्टेट के पास रिसोर्सेस होगा, कोई राज्य मान लो रईस राज्य होगा, क्यों नहीं करेगा वो, तो इंटेंशन फाइन इंटेंशन ना। इतना ही नहीं बच्चे लोग बोले थे ना कि एक नया फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ा गया। अब फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पे दिया गया, पार्ट 4A में दिया गया है। तो देखो आर्टिकल 51A उसमें बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटी है ना, उसमें एक नया फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दिया गया। आर्टिकल 51A में जाओगे तो बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटी लिस्ट ही है, तो उसमें एक नया फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दिया गया। आप देखो कितना मजेदार चीज़ है। मजेदार इसलिए है बच्चे लोग कि तुमने स्टेट को बोल दिया डीपीएसपी में कि तुम 0 से लेकर 6 साल तक बच्चा लोग का अर्ली चाइल्डहुड केयर करो, और फिर तुमने आर्टिकल 21A बना के ये बोल दिया कि कंपलसरी एजुकेशन देना होगा, एलिमेंट्री एजुकेशन देना होगा कंपलसरी। तो पेरेंट्स का भी तो कुछ ड्यूटी बनता है, पेरेंट्स भी तो मेन स्टेक होल्डर है। देखो ये पेरेंट्स के लिए है ये आर्टिकल 51A कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। जाओ जो कमी था वो भी कमी पूरे कर दिए फंडामेंटल ड्यूटी में कि 6 साल से लेकर यदि 14 साल तक आपका बच्चा है घर में, आपका वार्ड है, यानी कि वही यदि मान लो तुम चाचा हो, ठीक है, या ताऊ हो, वो भी हो, तुम्हारा बच्चा ही हुआ ना वो, तुम यदि चाचा हो, तुम्हारा भाई का बेटा है, तो वो एक ही बात ना हुआ। तो यदि आप गार्जियन हो, यदि आप पेरेंट्स हो, तो अपना यदि आपका बच्चे का उम्र यदि 6 साल से लेकर 14 साल का है, तो ये आपके ऊपर ड्यूटी है कि आप उसको स्कूल भेजो कंप्लीट ना। जो कसर चाह वो कसर पूरा कर दिया गया ना फंडामेंटल ड्यूटी में, तो हम कहें कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है एजुकेशन को लेके। हाँ भर दिया गया है, जो गैप था वो बढ़िया से भर दिया गया। तो आप समझ सकते हो किस विजन से 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 2002 में। 2002 में अटल जी का सरकार था बच्चे लोग, अटल जी का सरकार था, समझो। अब बना लोगे आराम से। देखो बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए होता है। कंसिडर द चेंजेस ब्रॉट इनटू इफेक्ट बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। A new article 21A was inserted into the Indian Constitution. सही स्टेटमेंट? yes. सही करो उसको। It added into Article 45 the statement, the state shall endeavor to provide for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14. ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो निकाला गया ना वहाँ से, इंसर्टेड नहीं है, ये एडेड नहीं है, ये रिमूव्ड किया गया, तो ये काटो दो को। It also added a new fundamental duty in Article 51A that reads, it shall be the duty of every citizen of India to provide opportunity for education to his child between the age of 6 and। ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना ये? हाँ, तो क्या हो जाएगा 1 and 3 सी फॉर कैट हो गया आंसर। तो वही चीज वहां पे लिखा गया है बच्चे लोग, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में। आगे देखो, तो इन 1993 इटसेल्फ अब देखो, तो अब देखो 2002 में तो बना, मत तुम लोगों को नहीं लगता अचानक 2002 में कैसे आ गया? पक्का कुछ पहले सुप्रीम कोर्ट ने किया होगा, कुछ डायरेक्टिव दिया होगा, इसलिए पार्लियामेंट मजबूर हुआ होगा, अब पार्लियामेंट ने दिया होगा ऐसा कुछ। तो देखो 1993 में स्वयं सुप्रीम कोर्ट आके बोला ये बात को कि फंडामेंटल राइट में प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए, ये राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21, इसलिए तो 21A करके बना दिया गया इसको। देखते हो आर्टिकल 21A का मतलब क्या, 21 के से बहुत नज़दीक है ना वो। तो 1993 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया था कि राइट टू, हाँ, प्राइमरी एजुकेशन क्या है तुम्हारा, राइट टू लाइफ। इट हेल्ड एट एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। देखो आखिर ये सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के वजह से ही हुआ 1993 में। इसमें कहा कि जितने भी नागरिक हैं भारत के उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए 14 साल तक के लिए। देयर आफ्टर हिज राइट टू एजुकेशन इज सब्जेक्ट टू लिमिट्स। हाँ, उसके बाद क्लास 8 के बाद एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद जिस तरह का फैमिली का बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसके हिसाब से वो आगे पढ़े, या फिर स्टेट सक्षम है, स्टेट के पास यदि रिसोर्सेस है तो स्टेट उसके बाद भी मदद कर सकता है, और मदद करता ही ये स्टेट। ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी जो स्कूल है केवल 80 तक होता है, ऐसा तो नहीं है। 10 तक भी देखते हो, 12 तक भी देखते हो ना, स्टेट मदद कर ही तो रहा है। बात समझ गए ना बच्चे लोग? तो ये डिपेंड करता है कि माता पिता का क्या, वो डिपेंड कर, चलो माता पिता छोड़ दो, स्टेट का इकोनॉमिक कैपेसिटी कितना है, या स्टेट का रिसोर्सेज कितना है, उसके हिसाब से स्टेट अपने इस एस्पिरेशन को और बढ़ा सकता है। केवल एलिमेंट्री नहीं, वो सेकेंडरी और वो भी दे सकता है, बट वो कंपलसरी नहीं है स्टेट के ऊपर। तो इस हिसाब से देखोगे तो हमारे कंट्री में कितने राज्य हैं, 28 स्टेट्स है ना।
तो अलग अलग राज्य का अलग अलग तुम्हारा इकोनॉमिक कैपेसिटी है, अलग अलग रिसोर्सेस है। तो जो राज्य बहुत ज़्यादा जीडीपी कमा रहा होगा, स्टेट जो है तुम्हारा, है ना, अच्छा कमाई कर रहा होगा, अच्छा टैक्स कलेक्ट कर रहा होगा, तो वो राज्य और ज़्यादा बेटर एजुकेशन के साथ आ सकता है कि वो सक्षम है। यहाँ पे देखो, इन दिस जजमेंट, आप देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। 1993 का जजमेंट, ये लैंडमार्क जजमेंट। अब देखो, इससे पहले एक और जजमेंट आया था 1992 में, और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा ब्लंडर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए ऐसा है कि राइट टू एजुकेशन में एजुकेशन, मेडिसिन और इंजीनियरिंग का भी फ्री होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ज़्यादा ही ऊपर बोल दिया ना। 1992 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का ये बात था कि राइट टू एजुकेशन में ग्रेजुएशन भी कवर हो जाना चाहिए, यानी कि मेडिसिन भी, डॉक्टर बनने का भी राइट टू एजुकेशन, इंजीनियरिंग बनने का भी। अरे भाई रिसोर्सेज है ही नहीं इसके पास, क्या खाक बनाएगा उसको। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी ये मिस्टेक रियलाइज़ हुआ और उसने कहा कि नो नो नो, ये कुछ ज़्यादा हो गया स्टेट के ऊपर, ये चीज़ हटा रहे हैं। देखो वही चीज़ है। तो इन दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स अर्लियर जजमेंट ऑफ 1992 विच डिक्लेयर दैट, क्या बोला गया था कि राइट, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन अप टू एनी लेवल इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन लाइक मेडिसिन इंजीनियरिंग, उसको पलट दिया कि नहीं नहीं, अब तुम केवल 8 तक ही दे दो, तुम एलिमेंट्री एजुकेशन दे दो, उसी में भला है। अब देखो बच्चे लोग, तो कहने का मतलब एक लंबा प्रोसेस ही है ना राइट टू एजुकेशन बनने का। 1992 इन्वॉल्व, 1992 का जजमेंट, फिर 1993 का जजमेंट, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का 2002 का एक्ट लाना, और फिर 2009 में, सॉरी फिर से मैं दोहराता हूँ, 1992 का जजमेंट, फिर उसको पलटना 1993 में, उसका 2002 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना और रियल लेजिस्लेशन लाना 2009 में मनमोहन जी की सरकार में। बताओ, 2 सरकार इन्वॉल्व है और जुडिशरी 2 बार इन्वॉल्व है, तब जाके 2009 के बाद, अभी कौन से साल में जी रहे हो, 2024-25 में जी रहे हो। तो देखो, तो इन परस्यूएंस ऑफ आर्टिकल 21A द पार्लियामेंट फाइनली इनैक्टेड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इसको RTE कहते हैं एक्ट, 2009 में आया RTE एक्ट। सर्व शिक्षा अभियान से इसी का हाँ सब आ जाएगा, हाँ उसी को करने के लिए। द एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड एन एवरी चाइल्ड, सेम चीज़ वही ना कि इस एक्ट में क्या होगा कि एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू प्रोवाइडेड फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन। अब ये एक्ट है, एक्ट का मतलब क्या है कि लागू होगा, पार्लियामेंट का एक्ट है, पूरा भारत में लागू होगा, अब स्टेट कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बोर्डा लेके जा रहे हो, ठीक है ना, कायदे से सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, इक्विटेबल इक्विटी होना चाहिए, मतलब इक्विटेबल क्वालिटी होना चाहिए फॉर्मल स्कूल सब में, और स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स है वो क्या होना चाहिए, मतलब एक सर्टन स्टैंडर्ड होना चाहिए, एसेंशियल नॉर्म्स फॉलो करना चाहिए। वैसा नहीं कि पैर के नीचे आगे पढ़ा रहे हो, नो, देयर मस्ट बी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर मस्ट बी ए नॉर्म्स। मगर रियलिटी में क्या हो रहा है, बहुत सारे राज्य में गवर्नमेंट स्कूल ठीक से काम ही नहीं करता। जैसे मैं एक कायदे से मैं बोलूँ तो बिहार राज्य में देखो गड़बड़ है, यूपी में भी गड़बड़ है, दिल्ली में गड़बड़ था तो आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया उस पर। और तुम यदि बच्चे लोग चले जाओ तुम लोग नीचे साउथ इंडिया में तो तुमको बहुत अच्छा नजर आएगा गवर्नमेंट स्कूल, और यदि वहाँ से ही मन नहीं भरा तो नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ। नॉर्थ ईस्ट तो रोल मॉडल है गवर्नमेंट स्कूल का, नॉर्थ ईस्ट रोल मॉडल है गवर्नमेंट स्कूल का। प्राइवेट स्कूल बाबू फीका पड़ जाता है गवर्नमेंट स्कूल के सामने में, ये नॉर्थ ईस्ट का मॉडल है। सीखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट को पूरा भारत से, है नॉर्थ ईस्ट से सीखना चाहिए पूरा भारत को कि किस तरह का मॉडल होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। हम भी उसी का एक प्रोडक्ट है। देखो इसे तुम्हारा प्रैक्टिकल क्या बता सकते हैं, देखो वहाँ पे 14 नंबर देखो, दिस लेजिस्लेशन इज एंकर्ड इन द बिलीव दैट द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड क्रिएशन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन सोसाइटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द प्रोविजन ऑफ इंक्लूसिव एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल। यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन दोगे तभी डेमोक्रेसी रियलाइज होगा कंट्री में, तभी सोशल जस्टिस रियलाइज होगा कंट्री में, तभी इक्वालिटी रियलाइज होगा कंट्री में, तभी ह्यूमन सोसाइटी बन पाएंगे, तभी जस्टिसेबल सोसाइटी बन सकता है। बिना एजुकेशन दिए हुए कुछ नहीं हो सकता है कंट्री में। तो इसका मतलब क्या है कि लेजिस्लेशन में एजुकेशन का जो इंपॉर्टेंस वो रखा गया है इस बात को कि जब तक एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं दोगे, जब तक सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं आओगे सभी बच्चे लोग के लिए, तब तक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पाएंगे हम लोग ट्रू लेवल पे। क्योंकि पढ़ाने लिखाने से क्या होगा, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगा बच्चे लोग को, एंड दे कैन चूज द गुड लीडर्स। समझ रहे हो ना, ये चीज़ है। हाँ, तो अब आते हैं आर्टिकल 21A कंप्लीटेड। अब आते हैं आर्टिकल 22। समझो यहाँ पे, अब देखो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 कंफ्यूज करोगे बच्चे लोग, मैं पहले बता चुका हूँ।
20 याद आ गया ना, आर्टिकल 20 तीन चेंज क्या क्या था, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नंबर 1, सेकंड क्या था, नो डबल जियोपार्डी, थर्ड क्या था, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये याद रख लेना। अब आओ 22 पे, तो 22 थोड़ा डिफरेंट है। देखो आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन, यानी कि जिसको पकड़ लिया गया, जो अरेस्टेड है, जो जेल में है, उसके लिए प्रोटेक्शन है बच्चे लोग, बात समझे ना, पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। अच्छा डिटेंशन यानी कि जो पुलिस प्रशासन जो पकड़ेगा वो दो तरीके से पकड़ सकता है डिटेंशन, एक प्यूनिटिव डिटेंशन हो सकता है और एक प्रिवेंटिव हो सकता है। तो प्यूनिटिव का मतलब क्या है कि उसके ऊपर मुकदमा चला और वो साबित हुआ कि सच में ही भाई उसने क्राइम किया था, तो जाओ अपना जेल में रहो तुम, बात समझे ना। और प्रिवेंटिव क्या है, प्रिवेंटिव मतलब जिस पर शक है कि पक्का ये कुछ गंद मचाएगा बाद में, पक्का कुछ उल्टा काम करेगा, ये पहले ही धर लो उसको, दैट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन। दो तरह का डिटेंशन है, एक डिटेंशन उसने क्राइम किया और साबित भी हुआ तब उसको आप डाल रहे हो। देखो क्या लिखा गया है, प्यूनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन कोर्ट, यानी कि उसने कुछ क्राइम किया, बच्चे लोग ध्यान देना है ना, क्राइम किया उसने और कोर्ट में साबित भी हो गया, क्योंकि जानते हो एलिगेशन भी तो बहुत लगता है, झूठों का आरोप लगता है कि नहीं लगता है, वो झूठों का आरोप लगने वाला चीज़ नहीं है यहाँ पे, किसी ने क्राइम किया और उसके ऊपर ट्रायल भी हुआ, मुकदमा भी हुआ और वो कन्विक्टेड भी है, कन्विक्शन भी हो गया कि हाँ मुकदमा हुआ है, सच में इसने क्राइम किया है, तब जाकर उसको पनिशमेंट मिलना, तब जाकर उसको डिटेंशन मिलना कि भाई जेल में रहो, 10 साल के लिए तुमको कारावास मिला है, 10 साल सड़ो अंदर जाके, दैट इज कॉल्ड प्यूनिटिव डिटेंशन। मगर प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, वो अलग है, यहाँ पे कोई मुकदमा नहीं, कोई कोर्ट का कन्विक्शन नहीं, कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, कोर्ट में कोई उसके ऊपर साबित नहीं हुआ कि उसने बदमाशी भी किया, मगर फिर भी उसको हम डिटेन कर सकते हैं, ये जरूरी है, मैं बताऊंगा जरूरी है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये भी बहुत जरूरी है। मान लो कि बच्चे लोग, पाकिस्तान का एक आदमी टेररिस्ट के रूप में घूम रहा है तुम्हारे आसपास और इंटेलिजेंस को पता चल गया, तो अब और इंटेलिजेंस को ये भी पता है कि हमारे पास प्रूफ करने के लिए चीज़ नहीं है, हमको शक है कि पक्का वो पाकिस्तान का ही आदमी होगा, टेररिस्ट होगा, तो उस समय यदि तुम प्यूनिटिव डिटेंशन दोगे तो उस पास उतना विटनेस ही नहीं है कि उसको जेल में डाले, तो उस समय क्या कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी तो होना चाहिए कि जिस पे सस्पेशन हो इंटेलिजेंस को, पुलिस को, उसको पहले ही रख लो, नहीं तो बाद में वो क्राइम कर देगा, इसलिए बनाया गया। मगर हमारे कंट्री में ना जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसको मिसयूज भी बहुत ज़्यादा होता है और बड़ा ही नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी यूज़ कर रहे होते हैं। यूरोपियन कंट्रीज सब में बहुत ही इमरजेंसी वाला सिचुएशन में वो यूज़ होता है, समझ गए। देखो यहाँ पे पर्पस क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, कि नॉट पनिश ए पर्सन, यानी कि पर्सन ने जो पहले वाला जो क्राइम किया उसके लिए उसको पनिश नहीं करना, उसके लिए पनिश करना है तो प्यूनिटिव से कर दोगे ना, बट उसको रोकना ताकि वो फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई ऑफेंस ना करे, कोई ऑफेंस गलत ना कर बैठे, तो पहले ही आपको भनक लग गया ना। इसलिए इट्स पर्पस इज नॉट टू पनिश ए पर्सन फॉर अ पास्ट ऑफेंस बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस दैट द नियर फ्यूचर, यानी कि जो नया करने वाला है ऑफेंस उससे उसको रोक लेना। तो 10 कह सकते हो कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स पुलिस प्रशासन के द्वारा या इंटेलिजेंस के द्वारा, ताकि बेस्ड ऑन द सस्पिशन, यानी कि शक के आधार पे उसको पहले ही गिरफ्तार करके उसको डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस को लगता है, पुलिस प्रशासन को लगता है कि यदि इसको नहीं पकड़ा जाए तो ये कुछ ना कुछ गलत काम कर देगा। बात समझे? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी तो होना चाहिए पुलिस प्रशासन को। अब यहाँ पे देखो, अब देखो समझो बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है। क्या डिफरेंस है प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन का, दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर समझो यहाँ पे, सिंपल अंतर समझ में आ ही गया होगा तुम लोग को, है ना। तो फिर वही चीज़ है, देखो समझो फिर बात को। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब डिटेंशन ऑफ पर्सन विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल का, बिना मुकदमा का उसको कर लिए, एंड इट इज सो कॉल्ड इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश। इसको हम इसलिए बोलते हैं कि ताकि वो प्यूनिटिव डिटेंशन से ये अलग है, तो इसलिए इसको वर्ड देने के लिए हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव, यानी कि उसको प्रिवेंट कर रहे हैं कोई क्राइम होने से, तो उसको गिरफ्तार कर रहे हैं ताकि कोई क्राइम नहीं करे, उसी को हम क्या बोले, प्रिवेंटिव डिटेंशन कह रहे हैं। और प्यूनिटिव से अलग, क्योंकि प्यूनिटिव डिटेंशन जो है उसने क्राइम किया और साबित भी हो गया कोर्ट में, ट्रायल भी हुआ, मुकदमा भी हुआ और कन्विक्टेड भी पाया गया, तब उसको जेल में भेज रहे हैं हम। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव है बच्चे लोग, जो ऑब्जेक्टिव है प्यूनिटिव डिटेंशन का, तो प्यूनिटिव डिटेंशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? जो आपने अपराध किया आपको सजा मिलेगा, आपने गलत किया, मर्डर किया, आपको सजा मिला, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्यूनिटिव डिटेंशन।
तो दो ही बोला जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है प्यूनिटिव डिटेंशन का, टू पनिश ए पर्सन फॉर व्हाट ही हैज़ डन एंड आफ्टर ही इज ट्राइड इन द कोर्ट फॉर द इलीगल एक्ट कमिटेड बाय, जो भी इलीगल काम किया उसने साबित हो गया कोर्ट में, जो भी आईपीसी सीआरपीसी के हिसाब से बनता है उसको उतना दो, उसको उतना जेल भेजो, उतना दिन उसको पनिशमेंट दो। मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो ऑब्जेक्टिव वो डिफरेंट है, क्या है कि प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि उसको रोका जा रहा है ताकि वो नया चीज़ नहीं करे, बदमाशी नहीं करे। एंड द डिटेंशन इन दिस केस टेक्स प्लेस ऑन द अप्रीहेंशन दैट इफ इज गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग विच कम्स विद इन एनी ग्राउंड स्पेसिफाइड, यानी कि वो इसलिए उसको पकड़ा जा रहा है कि यदि वो उसको नहीं पकड़ा जाए, यदि छोड़ दिया है तो वो ऐसा जरूर कुछ कर देगा जिसकी वजह से संविधान का बहुत सारा चीज़, चाहे वो पब्लिक मॉरलिटी हो, चाहे पब्लिक ऑर्डर हो, चाहे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हो, चाहे सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट हो, वो वायलेट हो जाएगा, इसलिए उसको पकड़ना जरूरी है। जैसे मान लो कि पाकिस्तान का एक टेररिस्ट घूम रहा है तुम्हारे आसपास, यदि उस सस्पिशन हो गया तो उसको यदि नहीं पकड़ा जाएगा तो पब्लिक ऑर्डर खराब होगा कि नहीं होगा। मुंबई अटैक में क्या हुआ था, क्या हुआ था मुंबई अटैक में, पब्लिक ऑर्डर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि संविधान का जो कोर वैल्यूज है वो कहीं वायलेट ना हो जाए। अब कोर वैल्यूज का मतलब क्या, वही कोर वैल्यूज का मतलब लिखा गया है। यदि मान लो खतरा है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को लेकर, देखो छठा नंबर में देखो वहाँ पे 4th पॉइंट में, यदि खतरा हो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को लेकर, पब्लिक ऑर्डर को लेकर, या मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस को लेकर, जो कि जरूरी है तुम्हारा, वही बोला है मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस एसेंशियल टू द कम्युनिटी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे केस में लगता है कि उसे करने से यदि उसको छोड़ दिया, उसको यदि नहीं पकड़ा जाए और यदि कोई क्राइम करे जिसकी वजह से ये सभी चीज़ में खतरा आ जाए तो उसको पकड़ लो, धर लो उसको, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्लॉज सब है स्टूडेंट। अब कोई एक अनोखा चीज़ तुमको नजर आएगा, देखो मैं उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस एसेंशियल टू द कम्युनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कम्युनिटी को चलने के लिए बहुत सारा व्यवस्था है ना। जैसे मान लो कि रोड इज़ द बेस्ट वे ना, जिसकी वजह से कम्युनिटी फ्लरिश हो रहे हैं। यदि ये रोड बंद हो गया, बच्चे लोग समझो, यदि रोड बंद हो गया ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा ना। जब ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा तो पब्लिक को असर पड़ेगा ना। मान लो कि एक टेररिस्ट प्लान कर रहा है दिमाग में कि नेशनल हाईवे को ही घेर लिया जाएगा, तो यदि नेशनल हाईवे को घेर लिया जाओगे तो फिर ये जो एसेंशियल सर्विस है जो कम्युनिटी को मिलना चाहिए उसमें वो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो उस समय क्या करेगा, फिर हमारा जो एजेंसी है उसको पकड़ के डाल देगा जेल में कि अंदर प्लानिंग करो तुम बैठ के। बात समझ गए ना। इनफैक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन इज रिसोर्टेड इन सच सर्कमस्टांसेस। अब देखो ये 5 और 6 नंबर भी समझना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि जो ये नहीं कि सफिशिएंट उसके पास प्रूफ हो, बस उसको लग रहा है, शक लग रहा है। कई बार होता है ना कि मान लो दूसरे कंट्री का आदमी आया तो उसके ऊपर शक ही कर सकते हो तुम, या अपना ही देश का आदमी है तो उसके ऊपर शक ही कर सकते हो, पूरा एविडेंस नहीं है तुम्हारे पास, मैं तुमको शक है। देखो वही बोला, इनफैक्ट preventive detention is resorted to in such circumstances that the evidence is position of the authority is not sufficient, यानी कि जो अथॉरिटी के पास जो एविडेंस है उसको लेके बहुत कम है कि उसको चार्ज किया जाए, कि लीगल प्रूफ किया जाए कि सच में ये गुनहगार, कम है, बट शक है। ऐसा होता है कई बार कि आपको शक है, बस उसके लेके उसके खिलाफ आपके पास बहुत सारा एविडेंस नहीं है, तो उस केस में ही किया जाता है। यदि मान लो कि आपके पास पूरा विटनेस ही है तो प्यूनिटिव डिटेंशन में पकड़ो उसको आराम से, समझे ना। बट इट मे स्टिल बी सफिशिएंट टू जस्टिफाई हिज डिसीजन ऑन। हाँ, मगर ऐसा नहीं कि अथॉरिटी को पूरा अधिकार मिला है। यदि पकड़ोगे तो आपका जो सस्पिशियंस वाला जो चीज़ है, जो आधार जो है, जो जिस आधार के अंतर्गत आप पकड़े हो, जो सस्पिशन जो है उसके आधार पर जो आप पकड़े हो उसको, तो वो सस्पेशन भी तुम्हारा क्या जस्टिसेबल होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि जो मन हुआ वो पकड़ लिया, ऐसा नहीं। देखो दैट ही वुड कमिट ए रॉन्गफुल एक्ट अनलेस, यानी कि इतना सस्पेंशन जरूर होना चाहिए कि यदि इसको नहीं गिरफ्तार करते तो पक्का ही कोई गलत काम कर देता। इतना तो कम से कम आधार होना चाहिए, नहीं तो किसी भी नागरिक को पकड़ के डाल दिया जाएगा तो फिर दिक्कत है ना वो। हाँ, बहुत दिक्कत हो जाएगा जी, समझ गए ना। हाँ, यहाँ पे देखो, अब खुद समझो ना बच्चे लोग। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है, समथिंग अननोन टू द। देखो यानी कि इंडिया के लिए, देखो इंडिया के लिए कितना कॉमन चीज़ है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे आने वाले समय में। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज समथिंग अननोन यूएस में और यूके में। बाबू जब पीस टाइम हो, जब शांति हो, तो वो कभी यूज ही नहीं होता वहाँ पे, अननोन है ये चीज़। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम में यूज़ होता है वहाँ पे, नॉर्मल टाइम में कभी यूज़ नहीं होता। मैं इंडिया में देखो, इंडिया में ये परमानेंट फुटिंग है।
इंडिया में तो देखो कोई भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो सस्पेंशन के रूप में, तो इसलिए थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होता है इस चीज़ को लेके। समझ गए ना बात को। द एडॉप्शन इन इंडिया ऑन अ परमानेंट फूटिंग ऑफ द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव टू अरेस्ट पर्सन ऑन सस्पेंशन व्हिच इज टॉलरेटेड इन द अदर कंट्रीज ओनली इन द, यानी कि दूसरे कंट्री में केवल इमरजेंसी के टाइम में ही होता है ये चीज़, प्रिवेंटिव डिटेंशन। भाई इंडिया में नॉर्मल सिचुएशन में भी हो रहा होता है, बात समझे ना। ओनली इन इमरजेंसी कैनॉट ऑन प्रिंसिपल बी जस्टिफाइड बाय एनी लवर, यानी कि क्योंकि बाहर कंट्री जानते हो कि वो लिबर्टी को लव करने वाला आदमी लोग हैं, वो नहीं चाहेगा कि इस तरह नागरिक का अधिकार छीना जाए। मैं इंडिया में ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल क्यों है तो आने वाले समय में समझोगे ये चीज़। बट द सर्कमस्टेंसेस विच प्रिवेलेंट ड्यूरिंग, वही देखो लिख दिया गया ना, जब भारत आज़ाद हुआ तो एक तो भारत का टुकड़ा हुआ, दो टुकड़ा हुआ ना, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, चलो ये एक टुकड़ा और एक इंडिया। और उस समय कितने सबवर्सिव फोर्स थे, यानी कि वही तुम्हारा एंटी इंडियन एलिमेंट सब थे जो चाहते थे और देश तोड़े। ये सस्पिशन भी था, यदि तुम प्रिवेंटिव डिटेंशन लेके नहीं आते तो फिर दिक्कत हो जाता। तो क्योंकि आज़ादी के जो टाइम में जिस हिसाब से एंटी इंडियन एलिमेंट्स जो था उस हिसाब से हमारे फ्रेमर्स को लेना पड़ा ये चीज़। देखो वही लिखा गया, द सर्कमस्टेंसेस विच वॉज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट compel the framers of the constitution to make a preventive detention as the part of the fundamental rights। देखो तो मजबूर हो गए हैं वो लोग भी, जिस हिसाब से सबवर्सिव फोर्स था, जिस हिसाब से कॉम्युनल टेंशन, बताओ कितना दंगा हुआ बंगाल में, कितना दंगा हुआ पंजाब में। तो ऐसे केस में तुमको पता चला कि ये आदमी पक्का दंगाई करवाएगा, चलो सस्पेंशन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पता चला कि पंजाब में आज़ादी के टाइम में 1947 के टाइम में ये पक्का आदमी क्या करवाएगा, दंगा करवाएगा। यदि उसको नहीं पकड़ोगे तो सच में दंगा करवा देगा यार वो। तो समझ रहे हो ना, चूंकि एक्सपीरियंस ही हमारा इतना बुरा रहा आज़ादी के टाइम में, इसलिए नहीं चाहते हुए भी हमने क्या किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन को फंडामेंटल राइट्स बनाया। देखो ये अजीब है सुनने में कि प्रिवेंटिव डिटेंशन वो भी फंडामेंटल राइट्स, तो कहने का मतलब क्या, कुछ होगा, सेफ गार्ड भी इसमें होना चाहिए, नहीं तो भाई किसी को भी पकड़ के आप अंदर डाल दोगे। तो सेफ गार्ड हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझने जा रहे हैं। बात समझ में आ गया, दैट्स इट, कंप्लीटेड।